हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। दोस्तों, ये हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए मैं सीरीज लेकर आता रहता हूं और आप सबको मैं अवगत कराता रहता हूं। ठीक है, यानी कि डे टू लाइफ से, यानी कि मांग की आड़ी लोच होती है, कह रहे सदैव धनात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होती है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव। कह रहे स्थापन वस्तुओं के प्रति ऋणात्मक होती है, यह संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक होती है। दोस्तों, पहले मांग की जो आड़ी लोच होती है उसका जो फॉर्मूला होता है कि वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, यानी कि जो रेशो में चेंजेस होते हैं, और वस्तु के प्राइस में जो प्रोपोर्शन जो चेंजेस होते हैं उनके जो अनुपात होता है उसी को मांग की आड़ी लोच बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मांग की जो आड़ी लोच का जो मान होता है वो हमेशा सदैव ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है, क्योंकि ईडी लेस देन 1 या 0 से छोटी होती है। तो ये दोनों वस्तुओं पर परस्पर पूरक होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक संबंध होता है। समझ पाए? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या रहा है, तरलता जाल यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप की अवधारणा किससे विकसित की गई है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये किन्स ने करी है, या फ्रीडमैन ने करी है, या आपके फिशर ने करी है, या पीगू ने करी है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, हमारा फर्स्ट। ये हमारे प्रोफेसर हैं जिन्होंने लिक्विडिटी ट्रैप को अवधारणा दी है, अमेरिका के हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि कीन्स ने इसको विकसित किया है। जो बाजार में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो परफेक्ट कम से कम मिनिमम रेट पर होता है, यानी मिनिमम लेवल पे होता है, और मुद्रा मनी की सप्लाई पर कोई परफेक्ट मनी की सप्लाई पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, शुपिटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि वह नव प्रवर्तक होता है, उसके सभी जोखिम बीमा योग्य होते हैं, अनिश्चितता कम हो गई है, उसके बहुत से निर्णय अनियमित होते हैं। तो कभी भी दोस्तों शुपिटर की बात आती है तो नव प्रवर्तन की बात आती है। नव प्रवर्तन इनोवेशन या रिस्टार्ट, कोई भी चीज रहो नव प्रवर्तन, यानी नई चेंजेस। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट होगा, क्योंकि इन्होंने नव प्रवर्तन सिद्धांत भी प्रतिपादन किया है, और जिसका मुख्य जो कार्य है प्रोडक्शन प्रोसेस में नव प्रवर्तन में परिवर्तन लेकर आना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अंग है, या संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, या एक अमेरिकी व्यापार संघ है, या गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है? तो इसमें हमें ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गेट से बना है हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या कह रहा है कि प्रतिकूल भुगतान को ठीक करने के लिए, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में अपोजिट के लिए निम्न उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है? मौद्रिक हमें नहीं बताना है, या आस्फीतिक है, या विनिमय नियंत्रण है, अवमूल्यन है, या आयात प्रतिबंध है? तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, ये आयात प्रतिबंध होता है, क्योंकि ये मात्रात्मक यानी क्वांटिटिव डायग्नोस्टिक होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए आयात प्रतिबंध, यानी आयात को जितना हम कम कर देंगे उतने हमारे लिए क्या नाम, और नहीं है, ये कह रहा है मौद्रिक भी नहीं है, तो हमारे लिए नहीं भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा दे रखा है अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पूर्ण प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं अपने। क्या कह रहा है ऑप्शन हमारा, कह रहा अधिक क्रेता या विक्रेता होते हैं, स्वतंत्र प्रवेश और निकास होता है, यानी फ्रीडम और एग्जिट और एंट्री दोनों होता है, एक रूप उत्पादन होता है, 2 और 3, यानी दूसरा भी हो सकता है और तीसरा भी हो सकता है। तो ऑप्शन विल भी क्या हो दोस्तों, ये एक रूप होते हैं, यानी एक जैसे ही होते हैं ये। ठीक है, एक रूप उत्पादन करते हैं, जिसमें एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादन जो होता है एक दूसरे पर विभेदित होते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेट होते हैं,
और एक दूसरे के निकट स्थापन होते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि उत्पादन फलन एक कोटि समजातीय है तो निम्न में से क्या सत्य है? पैमाने के प्रतिफल बढ़ते हुए घटते हुए, पैमाने के प्रतिफल स्थिर हैं, या आदानों को निश्चित अनुपात में काम में लेना चाहिए, या फर्म लाभ को अधिकतम नहीं कर सकती। तो इसका ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों? पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, यदि उत्पादन फलन में कोई भी समजातीय है तो आयलर प्रमेय, आयलर थ्योरी जिसे बोलते हैं, वो संतुष्ट करता है कि ऐसे में पैमाने के प्रतिफल क्या रहे? स्थिर रहें, और उससे क्या होगा? स्थिर जो नियम होता है वो आधारित जो मतलब जो भी डिपेंडेंट होता है वो काम करते रहते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा वाली मांग वक्र मध्य भाग की लोच होती है। इसकी मीनिंग मुझे नहीं समझ में आ रही कि भाग क्या है ये। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक सीधी रेखा है ऐसे, ठीक है, ये डिमांड कर्व जो हमारा, ये मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी होती है शायद, आई थिंक। लेकिन देखो क्या कह रहा है ये कि एक सीधी रेखा वाली भाग का मतलब मुझे नहीं पता अभी। तो इसका ऑप्शन जो दे रखा है आंसर वो हमारा थर्ड दे रखा है। ठीक है, वो 1 के बराबर होती है। आप देखना इसको, मुझे कमेंट में मुझे बताना कि है क्या ये। ठीक है, कह रहा है एक फर्म तक तब एक फर्म तब एक उत्पादन करेगी जब AC बराबर AR हो, AC बराबर MC हो, MC बराबर ME हो, या TC बराबर TR हो। तो दोस्तों जहाँ एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू की बात आती है, वहाँ जब दोनों ये बराबर होते हैं तब हमारा क्या नाम है, ये दोनों फर्म उत्पादन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है ये कि उत्पादन की कुल लागत यानी टोटल जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? या तो AC मल्टीप्लाई में क्वांटिटी, ये TC के बराबर आती है, और या तो TC क्या होता है? TFC प्लस में TVC प्लस में TVC, TFC प्लस में TVC के बराबर होता है। तो देखते हैं, स्थिर लागत है, परिवर्तनशील लागत है, औसत लागत है, सीमांत लागत है, कच्चे माल की लागत है, श्रम की लागत है, यातायात की लागत है, या प्रतिष्ठान की लागत है। तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। हमारा पहला ऑप्शन आएगा इसका दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। संतापकारी समृद्धि की संकल्पना के प्रतिपादक। संतापकारी समृद्धि या वृद्धि का सिद्धांत क्या है? कि देश में व्यापार के शर्तों को लॉस से रिलेटेड मतलब रखता है, यानी देश में जितने भी व्यापार होते हैं, जो शर्तें होती हैं, यानी जो भी टर्म कंडीशन होती है, वो लॉस से रिलेटेड होता है। इसमें जितनी वृद्धि होगी वो देश के लिए हमारे क्या होगा? नुकसान होगा। तो इसको हमने किया, इन्होंने किया, ये जगदीश भगवती ने इसका संकल्पना दिया, यानी कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया। ठीक है, यदि मांग पूर्णतः बेरोजगार हो तो कर का संपूर्ण भार पड़ेगा, यानी टैक्स का संपूर्ण भार किस पे पड़ेगा? ठीक है, ये हमें देखना है। तो टैक्स का संपूर्ण भार विक्रेता पर पड़ेगा, क्रेता पर पड़ेगा, दोनों क्रेता या विक्रेता पर समान रूप में पड़ेगा, या क्रेता पर कम या विक्रेता पर ज्यादा। तो दोस्तों कभी भी ये बात आती है अगर टैक्स से रिलेटेड कि पूर्णतः बेरोजगार है, तब क्या होगा कि जिसमें मांग पूर्णतः बेरोजगार की स्थिति में होने में क्या नाम मूल्य में की जाने वाली वृद्धि, यानी प्राइस में अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या बोलते हैं, डिमांड क्या होगी? ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और प्राइस में अगर कम होगी, मतलब प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। तो लेकिन क्या रहा है कि अगर हम उस स्थिति में जब मूल्य में की जाने वाली जो वृद्धि के बाद उपभोग की मांग में कमी नहीं होगी, इन्होंने ये बोला है। और इस स्थिति में कर का भार क्रेता पर पड़ेगा, क्योंकि देखो टैक्स कौन दे रहा है? अगर कोई भी हम गुड्स लेने जा रहे हैं तो उसका अगर टैक्सेस बढ़ जाएगा तो किस पे पड़ेगा? वो क्रेता पर पड़ेगा, क्योंकि क्रेता ही तो खरीद रहा है उसको। ठीक है, यानी बायर, जो खरीदने वाले कंज्यूमर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या रखा है कि निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक का कार्य नहीं करता या कार्य नहीं है?
साख सृजन, साख नियंत्रण, मुद्रापूर्ति का प्रबंध या विदेशी मुद्रा का नियमन। तो दोस्तों क्रेडिट जो कंस्ट्रक्शन है या मतलब जनरेट करना, वो उसका काम नहीं है सेंट्रल बैंक का, ये दरअसल कमर्शियल बैंक का काम होता है, यानी कि वाणिज्य बैंक का। ठीक है, ये बाकी ये जो तीनों मतलब क्रेडिट कंट्रोल, मनी सप्लाई का जो मैनेजमेंट है या फॉरेन मनी का इशू करना, ये सेंट्रल बैंक का कार्य होता है, आरबीआई का। ठीक है, अब तो हम आरबीआई भी नहीं बोल सकते, अब हम इसे आरबीबी बोलेंगे, आरबीबी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ भारत बोलेंगे, क्योंकि इंडिया बनने वाला है, जो आ रहा है अभी हाल फिलहाल सुनने में। कह रहा है मुद्रा के मूल्य का फिशर का समीकरण संबंध स्थापित करता है। कह रहा मुद्रा और मूल्य के बीच प्रत्यक्ष अनुपातिक संबंध है, मुद्रा और मूल्य के बीच केवल प्रत्यक्ष संबंध है, मुद्रा और मूल्य के बीच प्रतिलोम या अनुपातिक संबंध है, मुद्रा और मूल्य के बीच केवल प्रतिलोम संबंध है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट होगा, क्योंकि मुद्रा में जब परिणाम होता है, जो वृद्धि होती है मुद्रा के स्तर में सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होता है, और मुद्रा के मूल्य के साथ साथ विपरीत अप्रत्यक्ष संबंध भी रखता है। क्योंकि मनी सप्लाई में अगर वृद्धि होगी तो जो प्राइस होगा उसके लेवल को डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तब इसका यह प्रभाव होता है कि आयात सस्ते हो जाते हैं और निर्यात महंगे। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है यानी मनी में गिरावट करता है, तो आयात सस्ते होंगे और निर्यात महंगे, आयात महंगे होंगे या निर्यात सस्ते होंगे, आयात निर्यात दोनों सस्ते होंगे या आयात निर्यात दोनों महंगे होंगे। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, आयात हमें महंगे हो जाएंगे और निर्यात सस्ते हो जाएंगे। इसमें कह रहा है जब कोई देश अपने व्यापार शेष को अनुकूल करने के लिए उसके मूल्य में गिरावट करता है, तो आयात जाहिर सी बात है वो महंगे होंगे और निर्यात हमारे सस्ते होंगे। ठीक है, तो इसका अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है थ्योरी ऑफ गेम्स और इकोनॉमिक्स बिहेवियर के लेखक एस मकेनी मार्को विट्ज हैं या मिल्टन फ्रीडमैन है या सैमुअल्सन है या सैमुअल्सन होगा या न्यूमैन मॉर्गेन्स हर्न है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, न्यूमैन मॉर्गेनस्टर्न। ठीक है, कह रहा है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1975 में, 1974 में, 1976 में, 1977 में। तो 1975 में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो हमारा दे रखा है, कह रहे शून्य आधार बजट वह अवधारणा है जो प्रतिपादक है, आर टॉरेंस है, आर क्राउथर है, पी पायर है या एजवर्थ है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, इसका पी पायर है, क्योंकि इन्हें शून्य आधारित अवधारणा का प्रतिपादन किया था पीटर पायर ने किया था। ठीक है, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व या बजट प्रबंधन नियम जो लागू हुआ था वो किया गया वर्ष कौन सा था, 2003, 2004, 2005, 2006। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा तो सेकंड होगा, ये हमारा 5 जून 2004 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कह रहा है माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड बना रहा है नबार्ड, IDBI, ADB या IDA। इसका दोस्तों क्या होगा, IDBI होगा। माइक्रो फाइनेंस तात्पर्य यानी उससे रिलेटेड यानी कि मीनिंग जो है कि उसका सूक्ष्म वित्त यानी कि मिनिमम फाइनेंस से लगाया जाता है, जिसमें हम एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट का आधार बना सकें। ठीक है, एक्सक्लूसिव यानी कि समावेशी विकास का आधार बना सकें। अब हम अगले क्वेश्चन की बात हैं, प्रदिष्ट मुद्रा। प्रदिष्ट मुद्रा का मतलब होता है स्पेसिफाइड करेंसी। ये किसी देश की स्पेसिफाइड करेंसी होती है
जो मतलब लीगल तौर पर हर देश में एक कानून होता है, उसी के आधार पर वो चलती है। तो ये विधिग्राह मुद्रा होगा या आंतरिक मूल्यहीन मुद्रा होगा, एक और दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये विधिग्राह मुद्रा हुआ जो लीगल तौर पर मनी को एक्सेप्ट किया जाता है। हर देश में अपनी अपनी टर्म कंडीशन यानी लॉ होता है, उसी के बिहाफ पर इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या कह रहा है इसमें कि यदि उपभोग फलन यानी सी बराबर दे रखा है और विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट 50 है, तो संतुलन आय इनकम क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, मैं बता रहा हूँ, सी बराबर दे रखा है, तो सी बराबर यानी जब हम सी निकालते हैं तो क्या आता है, वाई माइनस आई होता है। हमें फंक्शन दे रखा है, सी की जगह हम ये रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे वाई माइनस में आई इज इक्वल टू क्या है हमारा 100 और ये 0.8 वाई, ये माइनस रखे क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस रखे माइनस, तो वाई में से 0.8 हम आई की वैल्यू कितनी है 50, तो जाएगा 150 और 0 में से 8 जाएगा तो 0.2 वाई, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, 10 यहाँ जाएगा 1000, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 750। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों सेकंड। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में लिखकर बताना जरूर। अगले क्वेश्चन क्या है, व्यावसायिक मंदी से निपटाने के लिए कीन्स ने सिद्धांत में विशेष रूप से किस नीति को अपनाए जाने का सुझाव देते हैं, मौद्रिक नीति को, राजकोषीय नीति को, कृषि नीति को, या पर्यावरण नीति को। तो उन्होंने दोस्तों फिजिकल पॉलिसी पर सुझाव दिया है, क्योंकि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी इन्होंने ही कीन्स ने सिद्धांत दी थी। ठीक है, ये इन्होंने मंदी से यानी महंगाई से निपटने के लिए एक वो नीति को अपनाया था, यानी पॉलिसी को, उसी पॉलिसी को राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बेरोजगारी की दर तथा स्फीति दर के बीच अल्पकालीन अनुभाविक संबंध को औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। जेम्स टॉबिन ने किया है, या डॉक्टर A.W. फिलिप्स ने किया है, P.A. सैमुअल्सन ने दिया है, या J.S. कीन्स ने दिया है। दोस्तों ये दिया है A.W. फिलिप्स ने दिया है, बेरोजगारी की दर और स्फीति दर में बीच में अल्पकालीन जो एक्सपीरियंस जो है फॉर्मल रूप, इसको मतलब इन्होंने प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, वितरण के उत्पाद के निशोषण सिद्धांत में निम्न में से कौन सा तथा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना। कह रहा है प्रत्येक कारक को उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार भुगतान किया जाता है, या प्रत्येक कारक को उसकी बाजार कीमत के अनुसार भुगतान किया जाता है, या उत्पादन के कारकों की संख्या कितनी भी हो सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वितरण के उत्पाद के निशोषण सिद्धांत में हमें प्रत्येक कारक में उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार भुगतान किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं, ये इसकी मान्यता है हमारी, यानी इनकी मान्यता है यदि साधनों को सीमांत उत्पादकता के बराबर पारितोषिक दिया जाता है तो उत्पादन समाप्त हो जाएगा। ऐसे में पारितोषिक औसत उत्पादकता के बराबर दिया जाता है, इसीलिए इसका पहला ऑप्शन होगा। दोस्तों मैं आगे भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सब्सक्राइब कर शेयर जरूर करना। आपके दोस्त मित्र जितने भी हों उनको भी शेयर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। और दोस्तों मैं आप सबके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको कुछ कमी लग रही हो तो मैं पूरी तरफ से अपनी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छा आप सबके लिए क्वेश्चन लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओ गंगा मैया तू तक ये पानी रहे, हे गंगा मैया की जय हो, जय हो गंगा मैया की जय हो, जय हो।